वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा पाठ नंबर 15 मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जिसके अंदर हमने देखा था कि भारत के अंदर बहुत सारे महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने अपनी नई उन्नति की दिशा से राष्ट्र को गौरव प्राप्त करवाया है। उसी में एक नाम है, मेट्रो मैन नाम से प्रसिद्ध है श्रीधरन, ई श्रीधरन। उन्होंने 1964 में पंबन पुल का कार्य सिर्फ 46 दिनों में पूरा कर दिया। इस कार्य से उनकी कार्यशैली का सबको परिचय मिला। इससे उनको पहली मेट्रो परियोजना की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई और ये कार्य भी उन्होंने अपनी इतनी अच्छी कार्यक्षमता से उन्होंने अपना ये कार्य किया कि सब उनकी कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ये मेट्रो ट्रेन का, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का काम इस तरह से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए सुरंगें बनाई गई तो उसके लिए खुदाई होती थी, तो खुदाई के दौरान वहां से निकलती मिट्टी को कब निकाला गया और कहाँ उसको डाला गया वो कभी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और उनके ये मेट्रो ट्रेन के काम के दौरान जो भी आवागमन की सेवाएं थी उनको उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, उसको कभी उन्होंने बाधित किया नहीं। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे इससे आगे। कोलकाता शहर के निवासी को एक भी दिन आवागमन में असुविधा का सामना किए बिना मेट्रो रेल सेवा का जो उपहार मिला वह ई श्रीधरन की योग्यता और काम करने के प्रति लगन का परिणाम है। क्या बताया गया है कि कोलकाता शहर के जो भी निवासी है, उसमें रहने वाले लोग हैं, उनको एक भी दिन आवागमन की यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो भी सुविधाएं थी उनको असुविधा का सामना करना ही नहीं पड़ा। तो एक भी दिन आवागमन की ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा का सामना किए बिना ही उनको मेट्रो रेल सेवा का उपहार मिला। ओके, तो वो कार्य उनकी योग्यता और काम करने के प्रति लगन का ही परिणाम है। यानी उन्होंने इतनी लगन और मेहनत से कार्य किया कि किसी को भी असुविधा किए बगैर उन्होंने मेट्रो ट्रेन का कार्य खत्म किया। अब देखते हैं आगे। यहाँ उनके तीसरे कार्य के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार कोंकण को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए 760 किलोमीटर लंबी रेल पटरी यानी रेल लाइन पर 150 पुल और 93 सुरंगों का निर्माण करना चाहती थी। इस परियोजना की पेचीदगी को देखते हुए इसका काम पहले भी कई बार टाला जा चुका था। इस बार यह काम श्रीधरन को सौंपा गया। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि केंद्र सरकार कोंकण रेल मार्ग को जोड़ना चाहती थी, तो यह जोड़ने के लिए उनको 760 किलोमीटर रेलवे की पटरी बनानी पड़ती और उसके ऊपर 150 पुल और 93 सुरंगों का निर्माण करना पड़ता था। तो ये कार्य इतना पेचीदा था कि ये कार्य को बहुत बार टाला गया, यानी उसके ऊपर बहुत बार ध्यान दिया गया नहीं, उसको इग्नोर किया गया। पर इस बार ये कार्य श्रीधरन को सौंपा गया। असंभव सी संभव लगने वाली इस अनोखी और विशेष परियोजना को श्रीधरन ने मात्र 7 वर्षों में पूरा करके मानो असंभव को संभव करके एक सुनहरा कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया था। क्या बताया है कि असंभव लगने वाला ये कार्य था, ओके, जिसके अंदर 150 पुल, 93 सुरंगें, 760 किलोमीटर लंबी रेल पटरी। ये कार्य कैसा था? एकदम असंभव लगने वाला कार्य था। फिर भी उन्होंने अनोखी और विशेष योजनाओं द्वारा ये कार्य सिर्फ 7 वर्षों के अंदर पूरा कर दिया। तो ऐसा लगता था जैसे कि असंभव को उन्होंने संभव कर दिया और ऐसा उन्होंने सुंदर कीर्तिमान स्थापित किया, यानी यश या ख्याति देने वाला रिकॉर्ड। ओके, कीर्तिमान को कहते हैं रिकॉर्ड। तो उन्होंने ऐसा अपना रिकॉर्ड स्थापित कर दिया जैसे कि उन्होंने असंभव को संभव बना दिया हो। कोंकण योजना के पूरा होते होते ई श्रीधरन की योग्यता और काम करने के प्रति लगन को देखते हुए उन्हें दिल्ली मेट्रो को
मेट्रो का जाल बिछाने का संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी गई। और क्या बताते हैं, उनके आगे के कार्य में बताते हैं, आगे उनको कौन सा कार्य दिया गया कि कोंकण योजना का कार्य होने के बाद उनकी कार्य की जो योग्यता है और कार्य के प्रति लगन है, उसको देखते हुए उनको दिल्ली की मेट्रो की जाल बिछाने का, यानी पूरे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू करने का, बनाने का कार्य उनको दिया गया। मेट्रो की जाल बिछाने का कार्य उनको, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। दिल्ली वालों को जब यह समाचार मिला तो उनकी प्रतिक्रिया में एक और भविष्य में इस सुविधा के मिलने की खुशी थी, तो दूसरी ओर वर्तमान में आने जाने की असुविधा का ख्याल भी था। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिल्ली वालों को जब यह समाचार मिला कि पूरे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू होने वाली है, तो उनके दो मिक्स प्रकार के रिएक्शन थे। पहली प्रतिक्रिया उनकी ऐसी थी कि उनको भविष्य में अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है, मेट्रो ट्रेन फास्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकते हैं, तो ये सुविधा मिलने वाली थी, इसके कारण उनको खुशी थी। पर ये सुविधा प्राप्त करने के लिए जो भी आने जाने की असुविधाएं उनको करनी पड़ेगी, उससे ख्याल से वो लोग दुखी थे। वे मन ही मन जगह जगह मिट्टी के ढेर की कल्पना से ही परेशान होने लगे थे। वो लोग, दिल्ली वासी सब जगह जगह पे, क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन बनने वाली थी, तो सब जगह पे जमीन खोदी जाएगी और बहुत सारे मिट्टी के ढेर पड़े होंगे। ओके, तो ये सोचकर, ये कल्पना से सब लोग परेशान हो जाते थे कि अगर ये रेलवे लाइन का, ये मेट्रो ट्रेन का कार्य शुरू होगा तो बहुत सारे आवागमन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लोग ऐसी कल्पना से भी परेशान हो जाते थे। श्रीधरन ने अपनी चीर परिचित कुशल कार्य प्रणाली से दिल्ली वासियों को हैरान करते हुए एक भी दिन और एक भी स्थान पर मिट्टी और मलबे के ढेर दिखाए बिना काम को अंजाम देना शुरू किया। क्या बताया कि उन्होंने दिल्ली वासियों को हैरान कर दिया। किससे? उनकी कार्य प्रणाली से। कार्य प्रणाली का अर्थ होता है काम करने का तरीका, यानी दिल्ली वासियों ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, और वो दिल्ली वासी उनकी कार्य करने की प्रणाली यानी कार्य करने के तरीके से सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने एक भी दिन, एक भी स्थान पर मिट्टी और मलबे का ढेर उन्होंने रहने नहीं दिया, और दिल्ली वासियों को ऐसा देखने को मिला ही नहीं। ऐसे उन्होंने कार्य को अंजाम देना यानी कार्य करना शुरू किया। दिल्ली वासी हैरान थे कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सेवा का काम चल रहा है और सड़कों पर कहीं मिट्टी के ढेर या मलबा दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली वासी सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि सब जगह इतनी बड़ी सार्वजनिक सेवा, मेट्रो ट्रेन शुरू बनने का कार्य चल रहा है, फिर भी सड़कों के ऊपर कहीं भी मिट्टी के ढेर या मलबा दिखाई दे रहा नहीं था। रात में खुदाई का काम होता और सुबह सड़कों पर कहीं मिट्टी के ढेर न होने से लोग हैरान थे। ये खुदाई का काम, मेट्रो ट्रेन की खुदाई का काम कब होता था? रात को होता था। तो सुबह मिट्टी के ढेर होने चाहिए, खुदाई की है, परंतु जब वो लोग सुबह में सड़कों पर निकलते तो कहीं भी उनको मिट्टी के ढेर दिखाई देते नहीं थे। इसलिए सब लोग हैरान हो जाते थे। देखते ही देखते दिल्ली की मेट्रो सेवा शुरू भी हो गई और समय के साथ साथ इसकी विस्तार का काम भी बखूबी चलने लगा, और थोड़े ही समय के अंदर मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू हो गई और मेट्रो ट्रेन का विस्तार करने का, उसको और आगे जगहों पे बढ़ाने का काम भी अच्छे से शुरू होने लगा। आवागमन की सुविधा को बाधित किए बिना निर्धारित समय से पहले ही अनुमानित लागत से कम खर्च में ही सौंपे गए कार्य को पूरा कर दिखाना श्रीधरन की ऐसी विशेषता है जो उन्हें सबसे अलग करती है। देखो, उनके पूरे कार्य को ओनली 3 लाइनों में बताया गया है कि उनका कार्य ऐसा था कि वो आवागमन की सुविधा को बाधित नहीं करते थे, और जो निर्धारित समय है वो निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा करते थे,
और अनुमानित लागत यानी जो भी बजट उनके उसके लिए कार्य के लिए डिसाइड हुआ है वो बजट के अंदर भी कम खर्च में वो कार्य पूरा करते थे। और ऐसा कार्य करने की उनकी जो विशेषता थी वो उनको सबसे अलग करती थी। उनकी सफलता के पीछे काम के प्रति समर्पण की भावना तथा सहकर्मियों को भी इसी लगन से काम करने के लिए प्रेरित करने की भावना है। यानी इस तरह से उनकी सफलता के पीछे क्या राज है कि उनके जो कार्य के प्रति समर्पण की भावना थी और उनके जो सहकर्मी थे, सहकर्मी का अर्थ होता है साथ में काम करने वाले लोग, यानी वो खुद तो समर्पण की भावना से कार्य करते थे परंतु उनके साथ जो भी कार्य करते थे उनके पास से भी उनको भी वो लगन से काम करने के लिए प्रेरित करते थे। तो उनकी सफलता के पीछे ये दोनों भावनाएं कार्य करती थी। अब देखेंगे उससे आगे। प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ना और इसकी शिक्षाओं को अपनी निजी और व्यावसायिक जीवन में अपनाने की कोशिश करना श्रीधरन की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अभी उनकी पर्सनल बातों के बारे में बताया गया है कि श्रीधरन प्रतिदिन हर रोज भगवत गीता पढ़ते थे। भगवत गीता को वो धार्मिक रूप से नहीं परंतु अपने निजी और व्यावसायिक, निजी का अर्थ होता है व्यक्तिगत और व्यावसायिक का अर्थ होता है व्यापार से संबंधित, यानी भगवत गीता से वो अपने व्यक्तिगत और व्यवसाय से संबंधित जो भी गीता के उद्देश्यों को वो अपने जीवन के अंदर उतार के अपनी दिनचर्या का उन्होंने उसको महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। वे गीता को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले मार्गदर्शक का साकार रूप मानकर पढ़ते थे। वो गीता को किसी धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ते थे परंतु वो गीता को अपना जो जीवन है वो जीवन को मार्गदर्शक का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाले, यानी जीवन का रास्ता दिखाने वाले साकार रूप की तरह वो गीता को मानते थे और इसी तरह वो उसको पढ़ते थे। वे गीता को मानव जीवन की अमूल्य निधि मानते थे। वो धर्म ग्रंथ गीता को मानव जीवन की अमूल्य निधि यानी ऐसी संपत्ति या फिर ऐसा धन कि जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, उसे कहा जाता है अमूल्य निधि। यानी वो गीता को मानव जीवन की ऐसी अमूल्य निधि मानते थे कि जिसका कोई मूल्य आंका जा सकता नहीं था। भारत के ऐसे अद्भुत कर्मयोगी को हमारा नमन। लास्ट लाइन में क्या बताया गया है कि भारत के ऐसे अद्भुत कर्मयोगी, कर्मयोगी का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, यानी भारत के ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले को हमारा बहुत नमन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पाठ की पूरी समझौती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अभ्यास देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।